नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 के अध्याय 8 हमारा सामाजिक परिवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। राहुल और आशीष दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। एक दिन छुट्टी के बाद वे विद्यालय से घर लौटे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कमर झुकाए और सिर पर पोटली रखे एक वृद्ध सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। बार बार अपने कदमों को आगे बढ़ाता, परंतु वाहनों की रेलम पेल के बीच उसे लड़खड़ाते हुए वापस लौट आना पड़ता। वे दोनों लड़के जब उसके पास से गुजर रहे थे तो राहुल ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, अरे मरेगा क्या, इधर ही खड़ा रहे। परंतु आशीष ने विनम्रता से कहा, बाबा मैं आपको सड़क पार करवाता हूँ। आशीष ने वृद्ध को सड़क पार करवा दी। आशीष को सेवा व एक दूसरे की मदद करने की यह शिक्षा उसे अपने परिवार से प्राप्त हुई थी। अब देखते हैं परिवार क्या होता है। मुख्य रूप से परिवार, ये रीट में भी फर्स्ट लेवल में अलग से एक टॉपिक लगता है, परिवार और सामाजिक परिवेश। तो आज हम पढ़ते हैं परिवार के बारे में। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। हम में से हर कोई एक परिवार में पैदा हुआ है। बालक की प्रथम पाठशाला उसकी परिवार होता है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, जहाँ उसमें स्नेह, दया, सहयोग, सहकार, क्षमा आदि गुणों का विकास होता है। बड़ों का आदर करना, अतिथियों का सत्कार करना तथा सभी के साथ मिलजुल कर रहना बालक परिवार में रहकर सीखता है। व्यक्ति समाज की परंपराओं व संस्कार भी परिवार में रहकर सीखता है। समाज में मिलजुल कर रहने की शिक्षा बालक को परिवार से मिलती है। परिवार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आप अपने घर में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते हो, यह आपका परिवार है। इस प्रकार का परिवार एकल परिवार कहलाता है। एकल परिवार में कौन कौन रहते हैं? माता पिता और भाई बहन, इसे बोलते हैं एकल परिवार। एकल परिवार का अर्थ है विवाहित युगल और उसके बच्चे। आपके दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि भी आपके साथ रहते हैं। तो ऐसे परिवार जिसमें उक्त सभी एक साथ रहते हैं वह संयुक्त परिवार कहलाता है। तो ये परिवार के आगे दो प्रकार हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होता है? विवाहित युगल और उसके बच्चे, ये आता है एकल परिवार में। और संयुक्त परिवार में वे आते हैं जिसमें दादा दादी, ताई ताऊ, चाचा चाची, बुआ आदि सभी रहते हैं, उसे बोलते हैं संयुक्त परिवार। तो यहाँ दो परिवार दिखाए गए हैं, इधर एकल परिवार है और इधर संयुक्त परिवार है जिसमें सभी लोग रहते हैं इकट्ठे, उसे संयुक्त परिवार बोलते हैं। परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। घर के सभी सदस्य मिलजुल कर घरेलू कार्य की जिम्मेदारी निभाते हैं। आप भी घरेलू कार्य में अपने परिवार का सहयोग करते होंगे। परिवार के युवा व बड़े सदस्य आर्थिक साधन जुटाने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। ये लोग खेती, नौकरी या व्यापार आदि विभिन्न कार्यों में संलग्न रहते हैं। वर्तमान समय में महिलाएं पुरुष के समान नौकरी, व्यापार आदि कार्यों में बराबरी से अपनी भूमिका निभा रही है। हो सकता है कि आपकी माँ घर से बाहर काम करती हो या घर पर रहकर ही आर्थिक सहयोग का कार्य करती हो। हम देखते हैं कि गांवों में स्त्रियां घरेलू कार्यों के साथ साथ ही पुरुषों के साथ कृषि एवं पशुपालन का कार्य भी करती है। परिवार के बच्चे भी इन कामों में बड़ों की सहायता करते हैं। इस प्रकार घर के सभी सदस्य अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करते हैं। भारत में सामान्यतः संयुक्त परिवार प्रथा का ज़्यादा प्रचलन रहा है। तो अपने सामान्यतः कौन से परिवार होते हैं? संयुक्त परिवार। बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवारों का स्थान अब एकल व छोटे परिवार लेते जा रहे हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है?
एकल या छोटे परिवार। वर्तमान समय में यह देखा जाता है कि शिक्षा, रोजगार एवं बेहतरीन जीवन की तलाश में व्यक्ति अपने माता पिता और दादा दादी से अलग होकर अन्य स्थानों की ओर पलायन करते हैं। इस कारण से संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। तो संयुक्त परिवार के टूटने का कारण क्या है? शिक्षा, रोजगार एवं बेहतरीन जीवन की तलाश में व्यक्ति माता पिता दादा दादी से अलग होकर अन्य स्थानों पर पलायन कर जाते हैं, जिससे संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार या छोटे परिवारों में विभक्त हो रहा है। संयुक्त परिवार का अपना अलग ही महत्व होता है। बच्चे घर में माता पिता एवं दादा दादी के व्यवहार को देखकर बड़ों का आदर करना और छोटों को स्नेह रखना सिखाते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के पास जीवन का अनुभव होता है, जिसका लाभ अन्य सदस्यों को मिलता है। जीवन में आने वाले समस्याओं के समाधान में ये अनुभव बहुत काम आते हैं। तो जीवन में जो समस्या आती है उनके समाधान के लिए हमें बड़ों का अनुभव बहुत काम आता है। दादी नानी का प्यार और उनकी कहानियाँ तो जीवन भर याद आती है। बड़ों के संरक्षण में परिवार के सभी सदस्य निश्चित और आनंदित रहते हैं। बच्चों, हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। आगे देखते हैं परिवार में पारस्परिक निर्भरता। परिवार के सदस्य सुख दुख और परेशानी में एक दूसरे के काम आते हैं। बच्चों की किलकारियाँ, बाल सुलभ चेष्टाएं और जिज्ञासाएं परिवार को आनंद देती है। कुछ बड़े होने पर बच्चे बड़ों के कार्य में सहयोग देते हैं। भाग दौड़ के ऐसे काम जिसमें बड़े थक जाते हैं, उन्हें बच्चे खेल खेल में पूरा कर देते हैं। हम देखते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों का स्वभाव और रुचि अलग अलग होते हुए भी वे एक साथ रहते हैं। आगे हमारे पड़ोसी, परिवार के साथ साथ आगे पड़ोसी। राम और मोहन के परिवार सीतापुर नामक गांव में रहते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के पड़ोसी हैं। राम का परिवार गरीब है तो मोहन का परिवार कुछ संपन्न है। उसके खेत बड़े हैं और उसके पास एक ट्रैक्टर भी है। डॉक्टर उस गांव से 8 किलोमीटर दूर बदलापुर गांव में ही उपलब्ध है। एक दिन आधी रात के लगभग राम के पेट में अचानक दर्द हुआ। जब पड़ोसी मोहन को इस बात की जानकारी हुई तो वह अपने लड़के को अपने ट्रैक्टर से बदलापुर में डॉक्टर के पास ले गया। बच्चों, परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट हमारे पड़ोसी होते हैं। अच्छे पड़ोसी मिलजुल कर रहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। आनंद के अवसर पर पड़ोसी मिलकर आनंद को बढ़ाते हैं। दुख दर्द का समय भी पड़ोसियों के सहयोग से आसानी से गुजर जाता है। तो हमें परिवार के बाद जो सबसे ज़्यादा काम आने वाले वो कौन है? पड़ोसी है। तो पड़ोसियों से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अतः छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देते हुए सभी पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। जहाँ परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, वहीं कुछ बड़ा होने पर बालक विद्यालय जाने लगता है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। इन सभी के सहयोग से वह विद्यालय में पढ़ाई का काम व्यवस्थित तरीके से करता है। तो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आया है, जो परिवार क्या है? सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला। बस पहले ही पढ़ लिया था हमने कि प्रथम पाठशाला कौन सी है? परिवार। अगर थोड़ा सा प्रश्न ऐसे घुमा के आ जाता है कि सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें परिवार आएगा या अड़ोसी पड़ोसी आएंगे या विद्यालय आएगा। तो परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। आगे देखिए, सोचिए यदि विद्यालय का सहायक कर्मचारी कमरों की सफाई न करे या समय पर घंटी न बजाए तो आपको कितनी परेशानी होगी। यदि आपके अध्यापक जी बीमार हो जाएं और आपका पाठ्यक्रम पूरा न हो पाए तो क्या आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो पाओगे। अतः सभी कार्यों का कार्य महत्वपूर्ण होता है। सबके आपसी सहयोग से ही विद्यालय में व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई चल सकती है। विद्यार्थियों को भी अनुशासित रहना आवश्यक है।
कक्षा के होशियार बच्चों को कमज़ोर सहपाठियों की सहायता करनी चाहिए। आगे कुछ दिया हुआ है, एक बॉक्स में कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में देखिए। सोचिए क्या होगा यदि आपके गांव का एकमात्र डॉक्टर लंबे समय के लिए बाहर चला जाए। किसान को फसल काटने के लिए मजदूर ना मिले, नाई बाल काटना बंद कर दे, कुम्हार मटके बनाना बंद कर दे, व्यक्ति अकेले जीवन यापन करना शुरू कर दे, तो इससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एकमात्र डॉक्टर है वो ही लंबे समय तक बाहर चला जाएगा, तो गांव में जो लोग बीमार हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसी प्रकार किसान को अगर फसल को काटने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे तो फसल खराब हो जाएगी, जिससे काफ़ी नुकसान होगा। इसी प्रकार ये बाकी सभी आप आगे देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, हमारा समाज। व्यक्ति का परिवार और समाज के अलावा समाज के अन्य सदस्यों व संस्थाओं से भी बहुत काम पड़ता है। समाज में सभी व्यक्ति अपनी रुचि एवं योग्यताओं के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं। किसान खेती करता है, कुम्हार, लुहार, सुनार, दर्जी, ये सभी समाज के लिए आवश्यक कुछ न कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं तो कुछ व्यापार में लग जाते हैं। अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि समाज को अपनी सेवाएं देते हैं। पुलिस प्रशासन, न्याय आदि से जुड़े लोग समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इन सभी लोगों के कार्यों से हमारा जीवन सुखमय बनता है। समाज के सदस्य इन कामों को एक दूसरे पर आश्रित रहकर तथा परस्पर सहयोग के द्वारा संपूर्ण समाज में के कल्याण के लिए संपन्न करते हैं। आगे देखते हैं। एक और जहां गांवों में उत्पन्न अनाज शहरों में लाया जाता है और कुछ कारखानों को कच्चा माल भी खेती से ही प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र मिलों को कपास, चीनी मिलों को गन्ना आदि। वहीं दूसरी ओर शहरों में निर्मित विभिन्न औद्योगिक उत्पाद जैसे चीनी, दवाइयाँ, मशीनें आदि गांवों में ले जाकर बेचे जाते हैं। गांवों और शहरों का जीवन एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। तो अपनों ने देखा कि कुछ सामान है जो गांवों से पहले शहर जाता है, इसका कच्चा उत्पादन गांवों में होता है और उसको शहर ले जाया जाता है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ने से बाद में चीनी बनाई जाती है, उसे वापस गांव में लाया जाता है। उसी प्रकार सूती वस्त्र मिलों को कपास यहाँ से पहुँचाया जाता है और बाद में उसका तैयार होकर धागा या वस्त्र दोनों ही गाँव में लाए जाते हैं। यहाँ ऊपर दिखाया जा रहा है कि ये गाँवों से कुछ सामान है, ये गांव है, यहाँ ये सारा सामान इधर शहर की तरफ ले जाया जा रहा है, जैसे दाल, तिलहन, धान, गेहूँ, सब्जी। और दूसरे डायग्राम में दिखाया गया है कि शहरों से सामान वापस गांव की ओर लाया जा रहा है, जैसे टीवी, फ्रिज, कपड़े, दवाइयाँ, मशीनें, बिजली का सामान और खाद्य पदार्थ, ये सभी शहरों से गांव की तरफ लाए जा रहे हैं। तो गांव और शहरों के बीच में परस्पर क्या है, सहयोग है। समाज हमारे शरीर की तरह होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के सभी अंग शरीर के लिए काम करते हैं, उसी प्रकार समाज के सभी व्यक्तियों के सहयोग से ही समाज में पूर्णता आती है और लोग सुख शांति से रहकर प्रगति कर सकते हैं। हम सभी एक दूसरे के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे शरीर के लिए हमारे सभी अंग। हम अकेले सुखी नहीं हो सकते। अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारा जीवन परस्पर व्यक्ति एवं समाज जैसी संस्थाओं के सहयोग पर निर्भर है। इन सभी में तालमेल बना रहना आवश्यक है, तब ही समाज सुखी रह सकता है। अतः व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार परिवार के कुछ परंपराएं होती है, ठीक वैसे ही समाज के भी कुछ नियम होते हैं। नियमों का पालन करने ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है। तो आगे कुछ शब्दावली दी गई है, जिसे पढ़ते हैं। आज बहुत ही छोटा चैप्टर था समाज के बारे में, तो कुछ शब्दावली उसको पढ़ते हैं। सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं क्या होती है? जैसे विवाह, परिवार, जाति इत्यादि समाज द्वारा मान्य
संस्थाएं हैं। परिवार सामान्यतः एक विवाहित युगल और उसके बच्चों से मिलकर परिवार बनता है। आगे परिवार में आ जाता है एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो आगे कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। और इस तरह हमने आज तक 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं कक्षा 6 के। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हम कक्षा 6 के सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 के बाकी पाठ्यक्रम को भी पूरा करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर इसे ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।